जरा कल्पना कीजिए, एक 17 साल की बच्ची का मृत शरीर है और उसे एक एम्बुलेंस में रखकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल मतलब दर दर भटकाया जा रहा है। बाप रे। और ये इसलिए नहीं हो रहा कि हत्यारे ने कोई बहुत बड़ी पहेली छोड़ी है जिसे सुलझाना बाकी है। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मतलब सोचकर भी अजीब लगता है, एक पूरे जिले के भीतर एक बुनियादी एक्सरे मशीन काम नहीं कर रही है। बिल्कुल। और यही आज के इस गहन विश्लेषण में हम लोग बिहार के अरेरिया जिले से आई एक ऐसी दुखद और बहुत ही परेशान करने वाली घटना को डिकोड कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये महज एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में हमारे सिस्टम के फेलियर का, जो हमारी पूरी व्यवस्था की संवेदनहीनता है, उसका एक बहुत ही खौफनाक दस्तावेज है। सही कहा आपने। इस पूरी घटना में ना हम दो अलग अलग तरह की हत्याओं को देखेंगे। एक वो जो बंदूक की गोली से हुई और दूसरी वो जो एक चरमराई हुई व्यवस्था ने एक इंसान की गरिमा के साथ की। देखिए, इस घटना के जो तथ्य है ना, उनसे गुजरना किसी के लिए भी आसान नहीं है। मतलब जब मैं इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन कर रहा था, बहुत ही विचलित करने वाले तथ्य हैं। हाँ, तो हम पाते हैं कि ये सिर्फ एक परिवार का निजी दर्द नहीं है। ये एक ऐसा मामला है जो आपराधिक क्रूरता से शुरू होता है और सीधा प्रशासनिक क्रूरता तक जाता है। बिल्कुल। आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, हम सूचनाओं को बस एक न्यूज फीड की तरह स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं, है ना? हाँ, एक के बाद एक हेडलाइन। एकदम। लेकिन हमें रुककर ये समझना होगा कि इस तरह के अपराधों के पीछे की असल मनोवैज्ञानिक और संस्थागत वजह क्या है। तभी हम इस पूरी, जिसे आपने कहा ना, दूसरी त्रासदी, उसको समझ पाएंगे जिसका सामना उस मृतका के परिवार को करना पड़ा। तो चलिए इस पूरी घटना के परतों को खोलते हैं। घटना की शुरुआत उस खौफनाक सुबह से होती है जिसका विवरण ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। हम लोग अक्सर अपने घर को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं। हाँ, एक सेफ स्पेस। 4 दीवारें हैं, एक बंद दरवाजा है और हमें लगता है कि बाहर की सारी बुराइयां वहीं रुक जाएंगी। घटना वाले दिन सुबह का वक्त था। 17 साल की चांदनी खातून अपनी छोटी बहन फरहीन के साथ घर में थी। दोनों ने अभी अभी चाय पी थी और शांति से अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मतलब कोई अंदेशा ही नहीं था कि कुछ गलत होने वाला है। जाहिर है, सुबह का समय वैसे भी। हाँ, और तभी उनके पड़ोस में रहने वाला 25 वर्षीय आरोपी कासिम, जिसे लोग नन्ना के नाम से भी जानते हैं, वो घर के अंदर घुसता है और बिना किसी हिचकिचाहट के चांदनी के सीने में सीधे गोली मार देता है। घर के भीतर, मतलब अपने ही बिस्तर पर, एक आम सुबह का इस तरह से एक विभत्स अपराध स्थल में बदल जाना। बाप रे, सोचकर ही डर लगता है। हाँ, ये बताता है कि खतरा कितनी खामोशी से हमारे सबसे सुरक्षित दायरों को पार कर सकता है। यहाँ मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। क्या? एक पड़ोसी जो शायद आपको बचपन से देख रहा हो, जो आपके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा हो, वो अचानक एक दिन इस तरह का मौत का पैगाम लेकर कैसे आ सकता है? ये एक बहुत ही, मतलब क्या इस तरह की घटनाएं रातों रात होती हैं, या फिर आसपास कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? एक इंसान के मन में इस कदर हिंसक अधिकार बोध कैसे पनपता है? देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अपराध मनोविज्ञान के नजरिए से अगर हम देखें तो ये कभी भी रातों रात नहीं होता। अच्छा? बिल्कुल नहीं। स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये तथाकथित एक तरफा प्यार का मामला था। तथाकथित। हाँ, क्योंकि जब हम ऐसे मामलों का विश्लेषण करते हैं तो वहाँ प्यार या प्रेम शब्द का इस्तेमाल करना ही बुनियादी रूप से गलत है। सही बात है, प्यार में तो हिंसा की कोई जगह ही नहीं है। एकदम सही। ये असल में नियंत्रण, अधिकार और एक तरह की सनक की भावना होती है। मतलब आरोपी के दिमाग में एक विकृत विचार घर कर जाता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी संपत्ति है। मतलब ये भावना कि तुम सिर्फ मेरी हो। उससे भी आगे बढ़कर ये सोचना कि तुम मेरी संपत्ति हो और कोई और तुम पर अधिकार नहीं जता सकता। बाप रे। इस मामले में जो मनोवैज्ञानिक ट्रिगर था, जो स्रोतों से हमें पता चलता है, वो चांदनी की शादी तय होना था। ओहो। स्रोत के अनुसार बकरीद के ठीक बाद उसकी शादी होने वाली थी। अब ये खबर उस आरोपी के लिए एक झटके की तरह थी। आप इसे उस स्प्रिंग की तरह समझ सकते हैं जिसे बहुत ज्यादा दबा दिया गया हो। मतलब दबाव बढ़ता जा रहा था। हाँ, जब आरोपी को लगता है कि हालात उसके नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं, यानी वो जिसे अपनी संपत्ति मान बैठा है वो हमेशा के लिए किसी और की होने वाली है, तो उसका वो हिंसक रूप एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह पूरी ताकत से उछलता है और वो ट्रिगर दब जाता है। बिल्कुल। ये सदमा उसे इस हद तक ले जाता है कि वो सोचता है, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती
तो तुम किसी और की भी नहीं हो सकती। कितनी भयानक मानसिकता है ये। दिन दहाड़े हत्या करना कोई आवेग में उठाया गया कदम नहीं था। ये अपना हिंसक वर्चस्व स्थापित करने का एक क्रूर तरीका था। ये मानसिकता सच में डराने वाली है। और इस हिंसक वर्चस्व की कीमत उस परिवार ने चुकाई जो पहले से ही अपनी आजीविका के लिए बहुत कड़ा संघर्ष कर रहा था। जब मैं मृतका के परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ रही थी तो उस त्रासदी का एक और बहुत ही स्याह पहलू सामने आया। हाँ, उनके पिता के बारे में जो जानकारी है। बिल्कुल। घटना के तुरंत बाद जब पूरा घर मृतका की माँ आशियाना खातून की चीख पुकार से गूंज रहा था, तब चांदनी के पिता मोहम्मद क्यास वहां मौजूद ही नहीं थे। वो मीलों दूर मुंबई में एक ट्रक चालक के रूप में काम करते हैं। देखिए, इस पहलू को समझना हमारे सामाजिक ताने बाने को समझने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमारे देश में लाखों लोग अपने परिवारों का पेट पालने और उनके बेहतर भविष्य के लिए दूर दराज के शहरों में पलायन करते हैं। हाँ, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में। जरा उस पिता की स्थिति की कल्पना कीजिए। वो मुंबई की भारी ट्रैफिक वाली सड़कों पर ट्रक चला रहा होगा, पाई पाई जोड़ रहा होगा ये सोचकर कि बकरीद के बाद बेटी की शादी धूमधाम से करनी है। बाप रे, सोचकर ही दिल बैठ जाता है। और अचानक उसे एक फोन कॉल आता है कि उसके अपने ही गांव में उसके घर के ठीक सामने रहने वाले एक व्यक्ति ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी है। ये उस बेबसी का चरम है जो एक प्रवासी मजदूर पिता महसूस करता है। उसका परिवार गांव में है और वो उन्हें बचाने के लिए वहां नहीं है। उस पिता की बेबसी के बारे में सोचकर ही मन भारी हो जाता है। खैर, गोली चलने की आवाज और चीख पुकार के बाद गांव में तुरंत अफरा तफरी मच गई। जाहिर सी बात है। पुलिस की कार्रवाई भी शुरू हुई। अररिया के एसडीपीओ होकेश कुमार साहा के नेतृत्व में पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने एफएसएल की टीम को भी फोरेंसिक टीम को साक्ष्य जुटाने के लिए बुलाया। गांव में तनाव इतना ज्यादा था कि पुलिस को वहां बाकायदा कैंप करना पड़ा, जो कि बहुत जरूरी भी होता है ऐसे मामलों में। हाँ। और जहां तक आरोपी कासिम का सवाल है, जो सिमराहा स्थित एक मांस फैक्ट्री में काम करता था, वो घटना के बाद से ही फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। देखिए, ऐसे संवेदनशील मामलों में पुलिस का तुरंत वहां कैंप करना एक बहुत जरूरी कदम होता है, माहौल को शांत करने की। हाँ, क्योंकि दिन दहाड़े हुई ऐसी वारदात से पूरे गांव के भीतर असुरक्षा का एक गहरा भाव और गुस्सा पैदा हो जाता है। पुलिस की मौजूदगी केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं होती, बल्कि लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए भी होती है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अपराधी को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा रुकिए, पुलिस की जांच और जो आपने फोरेंसिक वाली बात कही, उससे मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। एक सीधा साधा मर्डर केस है, गवाह घर में मौजूद है। हाँ। छोटी बहन थी वहां। हाँ, फरीन। आरोपी की पहचान भी बिल्कुल साफ है कि वो पड़ोसी कासिम है। फिर भी शरीर का एक्सरे कराने की इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि आगे चलकर उस बेजान शव को इतनी अमानवीय यातना झेलनी पड़ी? पोस्टमार्टम तो वैसे भी चीरफाड़ की प्रक्रिया है ना? बिल्कुल। क्या वो बिना एक्सरे के अपना काम नहीं कर सकते थे? देखिए, इस तकनीकी पहलू को समझना बहुत दिलचस्प है और यही हमें आगे की प्रशासनिक क्रूरता से भी जोड़ेगा। अच्छा। हाँ, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, वो महज गवाहों के बयानों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकता। सबूत चाहिए। उसे ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य चाहिए होते हैं। जब भी गन शॉट या गोली लगने का कोई मामला होता है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज बैलिस्टिक जांच होती है। फोरेंसिक विशेषज्ञों को यह जानना होता है कि गोली शरीर में कहां से घुसी, उसका जिसे कहते हैं एग्जिट वूंड या निकास द्वार कहां है, और सबसे जरूरी बात, क्या वो गोली या उसके टुकड़े अभी भी शरीर के भीतर फंसे हुए? अब मुझे कड़ियां जुड़ती हुई दिख रही हैं। यानी कासिम की हिंसक मानसिकता ने चांदनी को मौत दी और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की सख्त प्रक्रियाओं ने उस मृत शरीर को एक ऐसी जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था के हवाले कर दिया जिसके पास बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थीं। बिल्कुल, यही इस पूरे केस का सबसे दुखद हिस्सा है। और अब जो बात सामने आती है वो वाकई हैरान करने वाली ही नहीं, मुझे तो ये बहुत शर्मनाक लगती है। जब पुलिस की शुरुआती कागजी कार्रवाई पूरी हो गई तो चांदनी के शव को पोस्टमार्टम से पहले एक्सरे के लिए अररिया सदर अस्पताल भेजा गया, जो कि जिले का मुख्य अस्पताल है। जी, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि जिला स्तर के इस सबसे बड़े अस्पताल की एक्सरे मशीन तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़ी है। एक जिला अस्पताल में जहां रोजमर्रा के ढेरों केस आते हैं, एक्सीडेंट के केस आते हैं, वहां एक्सरे जैसी बुनियादी मशीन का काम न करना अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बिल्कुल। मशीनें खराब हो सकती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ये व्यवस्था की तैयारी पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है।
लेकिन देखिए ना, बात यहीं खत्म नहीं होती। हाँ। सदर अस्पताल में मशीन खराब होने के कारण उस शव को वापस एम्बुलेंस में रखा गया और वहां से मीलों दूर फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया। जरा उस माँ की स्थिति सोचिए, जो अपनी बच्ची को कुछ घंटे पहले ही खो चुकी है। बहुत भयानक स्थिति रही होगी। और अब उस मृत शरीर को लेकर सड़कों पर भटक रही है। लेकिन जब वो फारबिसगंज पहुंचते हैं, रुकिए, जो स्रोत बता रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि फारबिसगंज में मशीन उस दिन खराब नहीं हुई थी, बल्कि कई दिनों से ठप पड़ी थी। हाँ, रिपोर्ट तो यही कहती है। ये तो सीधा सीधा लापरवाही का मामला है। मतलब ये कैसे हो सकता है? देखिए, यही वो बिंदु है जहां हम एक साधारण तकनीकी फॉल्ट से आगे बढ़कर संस्थागत सड़न, या जिसे हम सिस्टमैटिक रॉट कहते हैं, उसको देखते हैं। अगर मशीन एक दिन पहले खराब होती है तो उसे एक हादसा या इत्तेफाक कहा जा सकता है, मान सकते हैं। लेकिन जब एक अस्पताल की एक्सरे सेवा हफ्तों या कई दिनों तक ठप पड़ी रहती है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अधिकारियों को उसकी जानकारी थी। बिल्कुल थी। उन्होंने इसे ठीक कराने के टेंडर या मरम्मत की जो प्रक्रिया होती है, उसको फाइलों में उलझाया रखा होगा। सरकारी अस्पतालों में अक्सर, मैं आपको बताऊं, फंड्स की कमी उतनी बड़ी समस्या नहीं होती। तो फिर क्या होता है? जितनी बड़ी समस्या जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है। वहां बैठे प्रशासनिक अधिकारियों को पता होता है कि इस मशीन के खराब होने का खामियाजा वीआईपी लोगों को नहीं भुगतना है। वो तो प्राइवेट में चले जाएंगे। बिल्कुल, बल्कि उस गरीब जनता को भुगतना है जिसके पास कोई और विकल्प ही नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया सुन के मुझे एक अजीब सा गुस्सा महसूस हो रहा है। मतलब ये सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी सरकारी दफ्तर में कोई बेजान फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल पे धक्के खा रही हो। हाँ। जैसे बाबू लोग कह रहे हो कि अरे हमारे यहाँ मोहर नहीं है, आप अगले डेस्क पे जाइए। सही उपमा दिया आपने। लेकिन हम किसी पेपर या फाइल की बात नहीं कर रहे हैं यार। वो एक 17 साल की बच्ची का शव था। हाँ। एक इंसान जिसने अभी अभी अपनी जिंदगी शुरू ही की थी। उसकी मौत के बाद कम से कम कुछ गरिमा तो होनी चाहिए थी ना? बिल्कुल होनी चाहिए थी। और अंत में क्या हुआ? फारबिसगंज से उस लाश को फिर से एम्बुलेंस में डाला गया और रानीगंज रेफरल अस्पताल ले जाया गया। 3 अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद, इतने मीलों का सफर तय करने के बाद आखिरकार वहां जाकर वो एक्सरे हो सका। आपकी वो फाइल वाली तुलना ना मुझे बहुत सटीक और बहुत दर्दनाक लगी। कासिम की मानसिकता में चांदनी के लिए कोई संवेदना नहीं थी। वो उसे महज एक वस्तु समझता था। हाँ। लेकिन क्या हमारी व्यवस्था भी कुछ ऐसा ही नहीं कर रही थी? बिल्कुल वही कर रही थी। सिस्टम के लिए भी वो मृतदेह एक इंसान नहीं थी, सिर्फ एक केस थी, एक फाइल थी जिसे नियमों के तहत इधर से उधर खिसकाया जा रहा था। और अगर हम इसके पीछे की वजह देखें ना, क्या वजह? अगर हम इसे एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य में रखें तो स्रोतों में एक बहुत ही चुभने वाली बात रेखांकित की गई है। वो कौन सी बात है? देखिए, जिस समय यह परिवार अपनी बच्ची के शव को लेकर दर-दर भटक रहा था, ठीक उसी समय राज्य की राजधानी में सत्ता के गलियारों में क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? वहां सरकार अपने मंत्रिमंडल विस्तार की राजनीतिक हलचलों में पूरी तरह से व्यस्त थी। नए मंत्रियों की शपथ हो रही थी, विभागों का बंटवारा हो रहा था, सत्ता के समीकरण साधे जा रहे थे। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। जब पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला और राजनीतिक नेतृत्व इस तरह के आयोजनों में व्यस्त हो जाता है, तो निचले स्तर पर जिले के अस्पतालों या बुनियादी सेवाओं पर ध्यान कौन देगा? कोई नहीं। यह महज एक संयोग नहीं है, यह हमारी प्राथमिकताओं का आईना है। बिल्कुल। एक और राजनीति का वीआईपी कल्चर है और दूसरी ओर वो आम नागरिक है जिसका शव एक्सरे जैसी छोटी सी चीज के लिए 3 अस्पतालों की खाक छान रहा है। ये विरोधाभास सच में बहुत परेशान करने वाला है। मतलब जब हम ये सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये किसी दूर के गांव या किसी बहुत पिछड़े जिले की घटना है। हाँ, लोग अक्सर ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन जरा गहराई से सोचिए, क्या हमारे और आपके आसपास के जो बड़े शहर हैं, वहां के अस्पतालों में भी एमआरआई या एक्सरे मशीनों पर आउट ऑफ ऑर्डर या सेवा बंद है का बोर्ड नहीं लटका होता? अक्सर लटका होता है। ये घटना हमें चीख चीख कर बताती है कि सिस्टम की ये दीमक हमारे कितने करीब है। ये किसी भी आम नागरिक के साथ हो सकता है। और यही वो संवेदनहीनता है जो एक समाज को अंदर तक खोखला कर देती है। जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सबूत मांगता है तो वो ये नहीं देखता कि हमारा हेल्थ केयर ढांचा उन सबूतों को जुटाने में सक्षम है भी या नहीं। वो तो बस अपना काम कर रहा है। पुलिस अपनी जगह फुर्ती दिखा सकती है, हत्यारे को पकड़ने के लिए छापेमारी कर सकती है, लेकिन अगर स्वास्थ्य महकमा बुनियादी सुविधाएं ही नहीं दे पा रहा है तो वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया को भी बहुत धीमा, अमानवीय और दर्दनाक बना देता है। सही बात है।
जब एक प्रशासन एक मृत देह को उसका न्यूनतम सम्मान नहीं दे सकता, तो जीवित लोगों के प्रति उसकी जवाबदेही की क्या ही उम्मीद की जा सकती है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? हमने अररिया की इस घटना से जुड़े स्रोतों का बहुत भारी मन से विश्लेषण किया है और जो तस्वीर उभरकर सामने आई है उसमें साफ तौर पर एक नहीं बल्कि 2 हत्याओं की कहानी दिखाई देती है। 2 हत्याओं का ये नजरिया इस पूरे मामले को देखने का सबसे यथार्थवादी तरीका मुझे लगता है। हाँ, पहली हत्या जो उस पड़ोसी कासिम ने की, बिल्कुल एक तरफा प्यार या कहें तो अपने हिंसक अधिकार बोध और कुंठित मानसिकता के चलते उसने दिन दहाड़े चांदनी के शरीर की हत्या कर दी। उसने उस पिता के सपनों को मार डाला जो मुंबई में बैठकर अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ रहा था। और दूसरी हत्या हमारी चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही ने की। जी। ये हत्या थी मृतिका की गरिमा की, उस अंतिम सम्मान की हत्या जो हर इंसान को उसकी मौत के बाद कम से कम अपने समाज और अपनी व्यवस्था से मिलना ही चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी घटनाओं को केवल सुबह के अखबार की एक सनसनीखेज खबर मानकर भूल ना जाएं। देखिए, सूचना के इस युग में जहां हर दिन हजारों खबरें हमारे सामने से तेजी से गुजर जाती हैं, हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। वो कैसे? हमें ऐसी घटनाओं के प्रति एक आलोचनात्मक सोच, एक जिसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, वो विकसित करनी होगी। जब कोई ऐसा अपराध होता है तो केवल ये पूछना काफी नहीं है कि अपराधी कौन है और उसे क्या सजा मिली। तो और क्या पूछना चाहिए? हमें ये भी पूछना होगा कि हमारी व्यवस्था में वो कौन सा छेद है जो इस तरह के अमानवीय व्यवहार की अनुमति देता है। क्यों एक अस्पताल हफ्तों तक बिना एक्सरे मशीन के चलता रहता है और कोई सवाल तक नहीं उठाता? कोई जवाबदेही नहीं है। बिल्कुल। जब तक समाज प्रशासन की ये जवाबदेही तय नहीं करेगा, तब तक मशीनें ऐसे ही खराब पड़ी रहेंगी और लोग सरकारी फाइलों की तरह अस्पतालों के बाहर भटकते रहेंगे। हम केवल घटनाओं के सतह पर नहीं तैर सकते, हमें उनकी जड़ों तक पहुंचना ही होगा। एकदम सही कहा। और यहीं पर मैं इस गहन चर्चा को एक अंतिम और गहरे सवाल पर छोड़ना चाहती हूँ। एक ऐसा सवाल जो आज के इन तथ्यों से ही उपजा है, लेकिन जो हमें बहुत आगे तक सोचने पर मजबूर करता है। बताइए। हो सकता है कि पुलिस अपनी मुस्तैदी से जल्द ही आरोपी कासिम को किसी ठिकाने से गिरफ्तार कर ले। हाँ, उम्मीद तो यही। एफएसएल की रिपोर्ट आ जाए, अदालत में केस चले और शायद उसे उसकी इस भयानक क्रूरता के लिए कड़ी से कड़ी सजा भी मिल जाए। न्यायपालिका अपना काम कर देगी। बिल्कुल करेगी। लेकिन उस बीमार व्यवस्था को कौन गिरफ्तार करेगा, जिसने मौत के बाद भी उस बच्ची के बेजान शरीर और उसके रोते बिलखते परिवार को दर दर भटकने पर मजबूर किया? बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या चांदनी के परिवार को सच्चा न्याय कभी मिल सकता है जब तक कि अस्पताल के उस अंधेरे कमरे में महीनों से पड़ी वो खराब एक्सरे मशीन और उसके पीछे बिना किसी खौफ के काम करने वाली वो गहरी प्रशासनिक उदासीनता हमेशा के लिए ठीक नहीं हो जाती? इस सवाल के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं। अपने आसपास के सिस्टम और व्यवस्था की इन दरारों पर विचार जरूर कीजिएगा।